जय हिंद दोस्तों। अभी चर्चा चल रही है यूपीएससी की कोचिंग संस्थानों को लेकर। यूपीएससी की कोचिंग संस्थानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके संस्थापक यूपीएससी को लेकर बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, या कहें कि अन्य कोचिंग संस्थान भी बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ पर सरकार पर भी सवाल खड़े जा रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि अभी हाल ही में एक घटना हुई है दिल्ली के राजेंद्र नगर में। एक कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में के बेसमेंट में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो अचानक उसमें पानी बढ़ गया और 3 बच्चों की डूबने से वहाँ पर मौत हो गई है। यहाँ पर लगातार डिबेट हो रही है। बोल रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम की ये जिम्मेदारी थी कि उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आखिर बेसमेंट में पानी कैसे चला गया, दिल्ली सरकार की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कोचिंग संस्थान की गलती है। कुछ लोग बड़े बड़े जो टीचर है जैसे कि विकास सर, अवध ओझा सर, इनको भी ट्रोल कर रहे हैं कि ये लोग हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें हमारे साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे, इत्यादि बहुत सारी बातें चल रही है। अभी आप टीवी पे भी देखो, मोबाइल पे भी देखोगे तो एक डिबेट बनी हुई है। अब देखो, जो दुर्घटना होना थी वो तो हो गई है, वो दुर्घटना बड़ी दुखद है, इसमें सभी ने संवेदना व्यक्त की है। लेकिन जब घटनाएं हो जाती है तभी सबकी आंखें खुलती है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे कोई व्यक्ति हो। अब ये कोई ऐसे तो है नहीं कि इस चीज़ को अनदेखा किया जा सकता है। कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा हो रखा था कि रोड थी और रोड से गाड़ियाँ गुजरती थी, तो वहाँ पे पानी रोकने के लिए, उस बेस में पानी रोकने के लिए ज़्यादा कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ एक सीमेंट नुमा कुछ ऐसा दीवार टाइप से लगा रखा था कि जो कि आहिस्ता ही था। लेकिन वहाँ से एक गाड़ी गुजरी और गाड़ी के दबाव से जो पानी बहा तो एकदम से पानी धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन वो गाड़ी से पानी एकदम तेज़ी से जाने के कारण वो बांध टूट गया और पानी एकदम तेज़ी से चलेगा। फिलहाल में वो घटना हो चुकी। तो माय डियर फ्रेंड, सवाल करना सही है, बच्चों का प्रोटेस्ट करना भी सही है, लेकिन आज अपन बात करेंगे यूपीएससी की परीक्षा को लेकर। बच्चे कितने लोग इसमें तैयारी करते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं, और सबसे बड़ा जो सवाल रहेगा आज की वीडियो को, सुरक्षा का विशेष ध्यान होना चाहिए। ऐसा सब कोई कहते हैं, लेकिन कितना मानते हैं, कितनी सरकार मानते हैं, कितने बच्चे मानते हैं, कितने आम जनजीवन मानते हैं और कितने कोचिंग संस्थान मानते हैं, ये बात हम सब लोग जानते हैं। कुछ लोग उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ मानते हैं और फॉलो करते हैं। तो जो लोग मानते हैं उनके यहाँ दुर्घटनाएं कम होती है या दुर्घटनाएं होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने स्पष्ट किया, जैसे विकास दिव्यकृति सर का भी इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने बताया कि हम सुरक्षा मापदंडों का पूरा ध्यान रखते हैं, बिल्डिंग सेफ्टी का जो नॉलेज रखते हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर रख रखा हमने, वहाँ पर फायर मार्शल भी रख रखे हैं, और बेसमेंट में हम क्लासेस नहीं करना चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरी है, और जो लाइब्रेरी में घटना हुई उस पर भी उन्होंने दुख जताया। वही अवध ओझा सर ने भी बताया है कि बेसमेंट में दम घुटती है, उनकी कोई साथी टीचर की वहाँ पर मौत हो गई थी। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वही बेसमेंट में क्लासेस या लाइब्रेरी क्यों चल रही है। यहाँ पर बच्चों ने भी बताया इस चीज़ को कि देखिए, दिल्ली में कोचिंग करना आसान है लेकिन वहाँ पर रहना बहुत कठिन है। लगभग 25,000 रुपये पर मंथ महीने का किराया देना पड़ता है, और साथ में ब्रोकर को भी 25,000 रुपये देना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे कहीं रूम मिलता है। यानी जगह इतनी कम है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। ये विकास सर ने भी बताया था कि वहाँ पर हर साल लाखों बच्चे आते हैं, और जो आते हैं वो जाते नहीं हैं, सिर्फ रहते ही हैं, क्योंकि लगातार कोचिंग किए जा रहे, तैयारी की जा रहे। सपना उनका है कि भाई कलेक्टर बनना, यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन वो एक भीड़ बनती जा रही है। और सरकार के भी नाक में दम है, सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर नहीं रही, क्योंकि सरकार को भाषण देने से फुर्सत मिले तब ना, क्योंकि उस चीज़ का वो विकास सर ने भी बोला कि अगर इस चीज़ को अगर यहीं पे मैनेज करोगे तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कहीं दूसरी जगह, जहाँ सेपरेट जगह इस चीज़ को डिसाइड किया जाए और एक पूरा कोचिंग हब बना दिया जाए, ताकि वहाँ पर पूरा प्रॉपर्ली सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और देखो, जो एक फायर एनओसी होती है, फायर एनओसी में पूरी सुरक्षा मापदंडों का, जैसे कि जो बिल्डिंग है उसका एक पूरा मैप बना रहता है सुरक्षा की, जो सुरक्षा के पूरे मानदंड होता है कि इसमें आग बुझाने की यंत्र है कि नहीं है, आग बुझाने वाले कर्मचारी है कि नहीं है, खतरा कितना % है, खतरा है तो किस प्रकार का है, इस लेवल का खतरा नहीं होना, वो सारी प्रिकॉशन का रोड मैप होता है। अगर वो बिल्डिंग वो उस सुरक्षा प्रिकॉशन को पालन करती है तो फायर डिपार्टमेंट फायर एनओसी देता है। ये इत्यादि सारी बातें हुई थी, हो रही है, लगातार होती रहेगी। तो अब वहाँ पर 3 सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा चर्चा करेंगे अपन सुरक्षा को लेकर ही,
बात की जा रही है कि सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सुरक्षा मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जिस कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा नियमों को क्या क्या ध्यान रखा जाएगा। मुझे ये बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतनी बात तो जानते ही होंगे कि यहाँ रहने में किस किस प्रकार के खतरा है। जैसे कि जिस भी बिल्डिंग में रह रहे हैं वहाँ पर आपके 2 दरवाजे होने चाहिए, एक इंटर द्वार और एक एग्जिट द्वार। इन केस अगर इमरजेंसी होती है तो एग्जिट द्वार से बाहर निकला जा सकता है। दूसरा ये हो कि विद्युत पैनल है, जहाँ भी लाइट लगी हुई है प्रॉपर्ली टेपिंग फिक्सिंग, कहीं ओवरलोडिंग नहीं है। और साथ में दरवाजे के पास में तो बिल्कुल भी विद्युत का कोई भी उपकरण नहीं होना चाहिए, यानी विद्युत पैनल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आसान भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी उस बिल्डिंग के अंदर नहीं होना चाहिए जिससे कि आपकी जान को खतरा हो। हर प्रकार की सावधानी को रखा जाए। अगर ऐसा वहाँ पर खतरा है तो जैसा कि अभी सब लोग बोल रहे हैं कि आप कोचिंग संस्थान के कंज्यूमर है और आप उनसे जो टीचिंग ले रहे हो एक प्रोडक्ट है। हालांकि ये कहना एकदम सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फीस दे रहे हैं तो स्वयं इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब अगर आप कंज्यूमर है, आप उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको सर्विस भी आपको उनको लेना आपका नैतिक धर्म है। अगर जैसे कि हम मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं और उस चीज़ में कोई डिफेक्ट है तो हम शिकायत करते हैं, तो उसी तरह आप एकजुट होकर दुर्घटना होने से पहले ही शिकायत कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस सुरक्षा को अनदेखा किया जा रहा है, कल को बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और उसको बेकायदा लिखित में दिया जाए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कार्रवाई होगी। जैसे कि आप पीछे कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्टूडेंट की सारी मांगे जायज़ है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है और उनकी मांगे पूरी भी होगी। लेकिन अभी जैसे सरकार अपना कहकर पल्ला झाड़ रही है और स्टेट सरकार अपना कहकर पल्ला झाड़ रही है। देखिए, सरकारों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है स्टूडेंट से, क्योंकि उनको स्टूडेंट से ज़्यादा कुछ पता नहीं क्यों मतलब नहीं है, क्या ही कह सकते हैं। जैसे कि अभी इतना बड़ा लोकसभा इलेक्शन तो इन्होंने आसानी से करवा लिया, लेकिन लगभग अभी पिछले सालों में लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम, अगर इसको मोटा मोटा तैयार में खाया जाए तो लगभग 150 एग्ज़ाम इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, सही से एग्ज़ाम नहीं हो पाए। एक स्टूडेंट ही इस दर्द को समझ सकता है कि पूरे साल वो एग्ज़ाम की तैयारी करे, उस परीक्षा में बैठे और बाद में पता चले उसको पेपर लीक हो गया। सरकार को कहना कुछ नहीं है, इस पर हम जांच करेंगे, कमेटी बिठाएंगे और फिर से इस पेपर को दोबारा करा देंगे। मान लो किसी बच्चे का तुक्के से ही या सहयोग से अच्छा पेपर निकल गया, फिर से दोबारा पेपर किया तो उसका तो सपना चूर हो गया। तो इसलिए सुरक्षा की बात में अगर मैं करूँ आपको, तो सबसे पहले तो उस बिल्डिंग में जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पर पूरी सुरक्षा देख लीजिए। दूसरी बात, अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो ये भी है कि आप किसी सपने को लेकर इतना मतलब आशिक मत हो जाइए कि ये नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आज सरकारी नौकरी प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ इसमें आपकी गलती नहीं है या आपकी कमी नहीं रहेगी, इसमें सरकार की भी बहुत सारी कमी रहेगी। यानी कि समय से वैकेंसी नहीं निकलना, और अगर वैकेंसी निकल भी गई है तो उसको समय से पेपर नहीं होना, और पेपर अगर हो भी गया तो फिर कहीं लीक हो गया तो फिर कैंसिल हो गया। हालांकि यूपीएससी में अभी तक ऐसा नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी में भी अभी एक बहुत बड़ा घोटाला निकल के आया। एक लड़की फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर यूपीएससी क्लियर कर ली थी, कलेक्टर बनने वाली थी। तो इसका मतलब घोटाला तो इसमें भी होता ही है। तो इसलिए आप सुरक्षा में, मैं जैसे बिल्डिंग सुरक्षा की बात की, इसमें आपका इमोशन भावनात्मक सुरक्षा की मैं भी बात कर रहा हूँ कि आप इतने आशिक मत हो जाइए कि नहीं मेरा यूपीएससी हर हाल में निकलेगा, यूपीएससी नहीं निकलेगा तो मैं कुछ नहीं हूँ। बात यहाँ पर यूपीएससी की नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एग्ज़ाम में आप जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में इस बात की भी तैयारी कर ली जाए कि अगर नहीं निकलेगा तो क्या करना। यानी कि इस चीज़ को जो आपका यूपीएससी या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको अपना प्लान बी ए मान सकते हैं। लेकिन साथ में आज की आधुनिक भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसा कमाना हर हाल में ज़रूरी होगा, तो उसमें आप प्लान बी की भी ज़रूरी तैयारी कर ले। ये नहीं है कि मैं 35 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। मान लीजिए अगर आप 21 साल की उम्र से अगर तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो आपको, मेरा ऐसा कोई, मैं कलेक्टर नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन है 4-5 साल बिल्कुल जी जान से तैयारी करें। अगर इस दौरान अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप अपना कोई सेकंड काम जो प्लान बी है उस पर काम कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। तो दूसरी सुरक्षा हो गई आपकी भावनात्मक रूप से। और तीसरी जो सुरक्षा ये है
कि जैसे कि अवल ओझा सर ने भी बोला कि पहले जो कोचिंग था तो ऑफलाइन ही कोचिंग मिलती थी, लेकिन आफ्टर कोरोना में हाइब्रिड क्लासेस मिलने लगी है। लोग कोर्स परचेस करते हैं यूट्यूब के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे क्लास आप दिल्ली में जाकर लोगे वही क्लास आप घर बैठे अपने घर पे ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये सोचता है कि जो हमको इकोसिस्टम दिल्ली में मिलेगा, वहाँ का एनवायरनमेंट से मिलेगा, वो हमको घर पे नहीं मिलेगा। ये बात तो सही है कि हाँ कि भाई वहाँ पे आज भी चारों तरफ यूपीएससी के एस्पिरेंट मिलेंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट मिलेंगे, एक एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन जैसा कि पब्लिक जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट जो भी तैयारी करने के लिए जाते ही हैं तो आते बहुत कम है, तो एक तरह से भीड़ बढ़ रही है, वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही, तो स्वाभाविक है वहाँ पे भीड़ तो बढ़ रही है। तो जहाँ भीड़ रहेगी वहाँ पर सुरक्षा की भी कमी रहेगी, चाहे कितनी व्यवस्था कर लो कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। इसलिए कोशिश करो कि अगर आपका पढ़ने में कैचिंग पावर अच्छी है तो आप कुछ दिन 5-6 महीने चले जाइए वहाँ का मतलब यूपीएससी के पूरे सिलेबस को समझने के लिए और एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेने के लिए। बाकी आप जहाँ जिस शहर में रह रहे, छोटे बड़े गांव जहाँ भी है, आप कोर्स लेके, कोचिंग का कोर्स लेके या बुक्स लेके आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो जिस टीचर से आपको पढ़ना वो लाइव क्लासेस आप घर पे भी ले सकते हैं। ये खुद के अंदर का जुनून होना चाहिए कि भाई मुझको ये चीज़ क्लियर करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको वहाँ रहने खाने का जो खर्चा आएगा वो बच जाएगा, यानी माँ बाप का भी पैसा बच जाएगा। तो मैंने आज की वीडियो में 2 सुरक्षा की बात की कि एक तो पहली बात तो अगर आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरी सुरक्षा मापदंडों को आप पहले से ही देख लीजिए कि यहाँ पर इन सुरक्षा मापदंडों का पालन हो रहा या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो सभी बच्चे मिलकर उस कोचिंग संस्थान को, उस मैनेजमेंट को समझाइए कि आप प्रशासन से बात करो, किससे बात करो, हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर इस सुरक्षा मापदंडों का पालन अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात, आप इस सुरक्षा की भी तैयारी कर ले, क्योंकि हम कितनी बार सुनते हैं कि फला बच्चे ने सुसाइड कर लिया, फला बच्चे की ये दिक्कत हो गई है। तो आप ये भी तैयारी कर लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त कि अगर नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, साथ में अपना प्लान भी बना लीजिए। और तैयारी को इस लेवल से कीजिए कि इतने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, ना कि पूरी जिंदगी भर यही कह के हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार नहीं बल्कि सरकार भी जिम्मेदार होती है। अगर सरकार उस पेपरों को सही समय पे नहीं करेगी या सही से नहीं करा पाएगी तो कभी कभी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं रहती, लेकिन हालात की गलती के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता और फिर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए इस भावनात्मक रूप से भी आप हमेशा तत्पर रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।